हमने ये जो बच्चों डिस्कस किया था स्प्रिंग के बारे में, तो स्प्रिंग के बारे में बोला था कि स्प्रिंग में रेस्टोरिंग फोर्स होती है। और ये जो रेस्टोरिंग फोर्स होती है ये बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्स होती है, और इसकी वजह से इसमें हमारे पास क्या आता है, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है। देखो अब करना क्या है बेटा, हमने जो लास्ट वाले पॉइंट में किया था बेटा, ये कि हमने फोर्स लगाया था, इसमें खिंचाव आ रहा था और रिस्टोरिंग फोर्स आ रही थी बेटा हमारे पास। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल करते हैं। देखो तुम्हारे पास बेटे यहां पे ऐसे एक स्प्रिंग था जिसको ऐसे लगा के रख दिया था और इसको ऐसे पकड़ के रखा था बेटा, ऐसे इसको पकड़ के रखा था। और जब इसको तूने ऐसे खींचा स्प्रिंग को, इसके अंदर बेटे स्ट्रेचनेस आ गई। लेट इट भी तूने इसमें एक्स खींचा इसको, और बेटा तेरे पास इसमें रिस्टोरिंग फोर्स इधर आ गई, ये इसको इधर करेगा। पर जब तुम इसमें इसको खींचोगे तो इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, इसमें के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। अब वो स्टोर होने का कारण क्या है ये सुनो। क्योंकि जब स्प्रिंग को तुम इधर को खींच रहे हो बेटा तो स्टोरिंग फोर्स इधर को है। तो मैंने कल तुम लोगों को बताया था कि ये रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू -kx होती है। मतलब अगर लॉजिक बहुत सिंपल है, मतलब अगर तुमने बॉडी को इस पोजीशन से यहां खींचा तो फोर्स इधर लगेगा, अगर इसको यहां तक ऐसे कंप्रेस कर दिया तो फोर्स इधर लगेगा। तो ये चीज इसमें आती है। और ये जो वर्क डन आता है बेटे, यही वर्क डन जो होता है वो आता है -12 kx²। यही वर्क डन क्या आता है, -12 kx²। यही वर्क डन आता है -12 kx²। और ये वर्क डन तुम्हारे पास आ गया -12 kx²। और तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू आया U, वो किसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ द वर्क डन, है ना। ये कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है, ये ½ kx²। मैं तुम्हें आइडिया बता देता हूँ बेटा। वर्क डन का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, तुम क्या लिखते हो, F.dx। और इन दोनों के बीच में एंगल किधर होता है, रिस्टोरिंग फोर्स और इसके बीच में, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स इधर को लगती है और dx इधर को है, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल है। तो ये माइनस आ गया Fr/dx। अब तुम्हें Fr का वैल्यू तो पता ही है क्या होता है, kx। ये आ गया -kx/dx। टोटल वर्क डन निकालना है तो क्या करोगे बेटा, क्या करोगे बेटा, इंटीग्रेट करोगे। तो W वर्क डन आ गया, ये आ गया -12, सॉरी -k बाहर आ गया बेटे, और x/dx 0 से a तक ले जाओ, तो इस वजह से तुम्हारे पास एक तरह से ये वर्क डन -12 a²/2 आ गया। ये रिजल्ट आ गया। ये रिजल्ट आ गया बेटा फाइनली, ठीक है। इसके अंदर ये रिजल्ट आ गया। ये हमने सॉल्व कर दिया इसको। अब देखो इसके बाद, और तुम्हें ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से दोबारा बता रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी चेंज इज माइनस ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ये तो मैं पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। अच्छा अब सुनो आगे बेटा, सुनो।
हमारे पास सब आता है बेटे, वर्क एनर्जी थ्योरम हमारे पास आता है। क्या होता है इसमें? whenever work is done on an object or a system of particles or a system of particles, then its energy increases। तब उसका एनर्जी इंक्रीज करता है, and hence the increase in energy and hence the increase in energy is equal to the work done on system, work done on the system or the object। वर्क डन ऑन द सिस्टम और द ऑब्जेक्ट। अब जब से तुम्हें मैं यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट्स बताता हूँ, अगर तुम्हारे पास रिजिड बॉडी आ जाए, इन केस ऑफ रिजिड बॉडी, वर्क डन इज व्हाट? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर रिजिड बॉडी पे वर्क डन करोगे तो वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज करता है। और अगर तुम बात करते हो इन कंजर्वेटिव फील्ड, उसमें जो वर्क डन आता है वो माइनस ऑफ डेल्टा यू, ये वर्क डन जो है, ठीक है। या वैसे वर्क डन एक्सटर्नल आएगा तो वो ऐसे करेगा, पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएगा ही, ठीक है। एंड फॉर सिस्टम ऑफ बॉडीज, मतलब उसमें रिजिड बॉडी भी है और कंजर्वेटिव फील्ड दोनों चीजें हैं। तो ये जो नेट वर्क डन आता है बेटे, चेंज इन पोटेंशियल और चेंज इन काइनेटिक दोनों के सम के बराबर आता है, ठीक है। मतलब अगर अकेला रिजिड बॉडी बोल दिया जाएगा तो काइनेटिक होगा। अगर कोई फील्ड आ गया तो उसमें तुम बॉडी को बहुत स्लोली मूव करवा रहे हो तो उसमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी आएगा। पर अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें ये दोनों चीजें इन्वॉल्व है तो नेट वर्क डन क्या आएगा? इनकी चेंज इन पोटेंशियल प्लस चेंज इन काइनेटिक। बच्चे क्लियर हो गया पॉइंट? बच्चों बच्चों क्लियर हो गया? अब देखो, अब हम इसका एनालिसिस करते हैं। देखिए बेटा, इसका एनालिसिस क्या क्या है। तुम एक रिजिड बॉडी को मानो कि तुम्हारे पास एक रिजिड बॉडी है, इसका मास m है और तुम इस पे फोर्स लगा रहे हो और ये v1 है, ये v2 है और ये डिस्प्लेसमेंट s है। और ये आ गया स्मूथ सरफेस।
ओके, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों ने पहले इसके पास स्पीड v1 था बेटे, फोर्स लगा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली इस पे स्मूथ सरफेस के ऊपर, अब इसका स्पीड v2 हो गया बेटा। तो अगर तुम बोलोगे व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स, तुम बोलोगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आएगा, और यही वर्क डन तुम्हारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहा है। तो कितना आया फाइनल, हाफ एम v2 स्क्वायर बेटे, और इनिशियल कितना, हाफ एम v1 स्क्वायर, which is nothing but the change in kinetic energy. ओके, ये देखिए ये वाला पॉइंट आ गया। बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट, बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट, लॉजिक बात। हाँ बेटा, मैंने क्या बोला, तुमने फोर्स लगाया, जब तुमने फोर्स लगाया ऐसे डिस्प्लेसमेंट हुई, तो वर्क डन कितना आया एफ एस। अब तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी पहले क्या था v1, बाद में क्या आया v2, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया, हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर, विच इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और यही हमने लिखा था कि जो वर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। क्लियर हो गया? Yes, sir. और बेटे अगर तुम्हारे पास केस 2 आए, इसमें तुम बोलो कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस हैं, अब याद रखो यहां पे जब ये वर्ड आ जाता है जिसमें कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस या पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है, तो उसमें हम लोग स्लोली वर्ड लिखते हैं हमेशा, क्योंकि स्लोली वर्ड का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो है, as if the kinetic energy is not changing. If it was zero, it remains zero. अब सुनो सुनो बेटा, अब हम लोग ना बेसिकली मैं जब तुम्हें क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं यही 3 मेथड के साथ सारे फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ये बात है जो मैं बता रहा हूं। मान लो बेटा तुम्हारे पास ये स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और अब तूने क्या किया, जब इस पे फोर्स लगाया तो इसके अंदर एक कंप्रेशन हो गया, और ये एक्स डिस्टेंस तक कंप्रेस कर दिया तूने, और यह जब ये अनस्ट्रेच था, जब बेटा ये अनस्ट्रेच्ड है, तब पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर जीरो होती है इनिशियल। अब जब तुमने इसको कंप्रेस कर दिया तो इसके अंदर अब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल एक्स डिस्टेंस कंप्रेशन के साथ हाफ के एक्स स्क्वायर आती है। तो इसी वजह से ये जो तुम फोर्स लगा रहे हो एफ, वर्क डन बाय द फोर्स is nothing but half kx square. Now let me define you this word. This F is basically the external force. अगर इसी को तुम कंजर्वेटिव फोर्स के साथ लिखना चाहते, ये तुम्हारे पास माइनस WC आता और ये आता कंजर्वेटिव फोर्स। बच्चों ये पॉइंट बड़ा जरूरी है। देखो अगर तुम ज्यादा ध्यान सिर्फ वर्क डन पे दोगे तो चीजें गलत हो जाएंगी, तुम्हें वर्क डन के साथ फोर्स का वर्ड बोलना भी जरूरी है। बच्चों ये पॉइंट क्लियर हो गया? बच्चों ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? अब आ गया बेटा केस 3। अगर तुम बोल दो कि सर हम एक सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें कॉन्जर्वेटिव फोर्स भी है और
कंजर्वेटिव फोर्स भी है और रिजिड बॉडी भी है, दोनों चीजें हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स इज नथिंग बट रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी, रिजिड फोर्स बॉडी इज नथिंग बट रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी। बस लॉजिक सुनो, लॉजिक सुनो जबरदस्त। ये स्प्रिंग है, इसके साथ तूने कोई मास लगाया, यहां पे तूने फोर्स लगाई है। अब हुआ क्या, जब तूने फोर्स एफ लगाई तो हुआ क्या, फोर्स एफ लगाने के बाद मान ले बेटा ये जो ब्लॉक है ये यहां से यहां तक आ गया और स्प्रिंग के अंदर नॉर्मल लेंथ से एक्स कंप्रेशन आ गया। लॉजिक क्लियर हो गया बच्चों? अगर ये रिजिड बॉडी होती स्प्रिंग तो फिर ये भी ऐसी होता, फिर इसके अंदर स्ट्रेचनेस ही नहीं आनी थी, ना कंप्रेशन आना था, पर इसमें ऐसा नहीं है। ये कंप्रेस हुआ एक्स और ये आगे तक गया एस। सो हम लोग इसमें लिख रहे हैं वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। क्या क्या करेगा एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन? देखो, एक तो वो स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन लेके आ रहा है और इसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर रहा है। मान लो पहले रेस्ट पे थी, अब इसका स्पीड भी हो गया, तो वर्क डन कितना, वर्क डन ने क्या किया, एक पोटेंशियल एनर्जी दिया और एक काइनेटिक एनर्जी दिया, और ये वर्क डन का वैल्यू कितना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बच्चों बताओ, ये समझ लगा पॉइंट जो मैं बोला? बच्चों बताओ, ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? यस सर। गुड। आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स, हैव अ लुक, जल्दी जल्दी से 2-3 मिनट्स। देखो, अब हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट जबरदस्त पॉइंट करने वाले हैं बेटा, जो आप लोग बिल्कुल फर्स्ट टाइम सुनोगे समझोगे। ठीक है, सुनो क्या है। रिलेशन इन potential energy and the forces, relation in potential energy and the forces। देखो, जो पोटेंशियल एनर्जी है बेटा वो कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस के कारण, कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस के कारण लगती है, और अगर तुम वर्क डन फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स लिखते हो तो वो हमेशा माइनस डेल्टा यू होता है। और हमेशा याद रखेंगे बेटा, आपको ये भी पता है, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है, every body has a tendency to achieve lowest possible energy state, लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट, कि वो एक लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट लेना चाहती है। ठीक है, जैसे मान लो एक बेटा बॉडी को तुम हाइट पे रखते हो, किसी हाइट पे रखते हो, जब बॉडी यहां से नीचे गिरेगा ग्राउंड पे, तो ऑब्वियस है यहाँ पे इसके पास हाई एनर्जी है और यहाँ पे इसके पास क्या है, लो एनर्जी है। दैट्स व्हाई इट हैज मूव्ड फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी।
ठीक है। और इसी वजह से ये जो वर्क डन तुम लिखते हो ये नेगेटिव के साथ लिख देते हो। ये जो पोटेंशियल एनर्जी आती है नेगेटिव ऑफ द लाइन इंटीग्रल फॉर कंजर्वेटिव फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट रहती है डॉट प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, ये इसी के कारण आता है। बताया था ना बेटे, वर्क डन का फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये रिजल्ट आता है। अब मैं तुम्हें छोटा सा पॉइंट नाउ चेक आउट। ये इसका नाम तुम डी लिख सकते हो, इसका नाम -dWc तुम लिख सकते हो, -dWc लिख सकते हो। और बेटे ये dWc का नाम तुम क्या लिख सकते हो, ये चीज आपके लिए नहीं है आज, -FC इंटू dr। अब तुम ऐसे लिख सकते हो क्या, that FC is negative of du by dr। ये जबरदस्त चीज है बेटा। ये जो होती है बेटा ये कॉन्जर्वेटिव फोर्स होती है, ये बेटा कॉन्जर्वेटिव फोर्स होती है। और ये du by dr जो तुमने लिखा है इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। तो आप ये भी बोल सकते हो, यहाँ पे नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, नोट कर लीजिए। कंजर्वेटिव फोर्स is always equal to the negative of the potential energy gradient, is always equal to the negative of the potential energy gradient। ये हमेशा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बाय डिस्टेंस का नाम बेटा पोटेंशियल एनर्जी बाय डिस्टेंस का नाम पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट होता है। तो ये बात तो बिल्कुल ध्यान में रखो। अब देखो जो जिंदगी में हमारे जबरदस्त चीज चलने वाली है वो ये, फिजिक्स में ग्रेडियंट को ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं इन 3D में। फिजिक्स में ग्रेडियंट को ऐसे लिखते हैं। लॉजिक सुनो, तुमने बोला कॉन्जर्वेटिव फोर्स, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो तुम माइनस ऑफ, इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर, इसको बोलते हैं बेटे डेल ऑपरेटर। इसको बोलते हैं बेटा डेल ऑपरेटर। ये डेल ऑपरेटर, ये डेल ऑपरेटर है। देखो मेरी बात सुनो, बड़ा जबरदस्त है, जब बहुत जबरदस्त है। देखो पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है बेटा। लॉजिक सुनना जो मैं बताना चाहता हूं, तुमने उस पर डेल ऑपरेटर लगाया तो तुम्हारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आ गया, वेक्टर क्वांटिटी आ गया ऑपरेटर। अब तुम बोलोगे ऑपरेटर क्या है बेटा, 3 + 2 5 होता है, तो प्लस ऑपरेटर आ गया। वैसे एक ऐसा ऑपरेटर, एक ऐसा ऑपरेटर जो स्केलर पे लगने के बाद वेक्टर क्वांटिटी देता है। स्केलर पे लगने के बाद वेक्टर क्वांटिटी देता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा,
नेबुला ऑपरेटर, ये डेल ऑपरेटर भी बोल देते हैं, डेल। ओके बेटा, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल शेयर करता हूं। डेल ऑपरेटर है क्या, सुनो, ये है क्या, ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन ही है। देखो एक बार, तुमने अभी तो यही लिखा था, तुमने यही लिखा था एफ सी इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर। तो डी बाई डी आर जो तुमने लिखा, बेसिकली उसको लिखना है तो 3D में डेल लिख देते हैं, बस कहानी खत्म, साथ इसके डायरेक्शंस आ जाती हैं। बस वही चीज मैं बता रहा हूँ इधर। तो डेल ऑपरेटर जो तुम्हारे पास आता है बेटा, वो आई कैप करली बाय करली एक्स। ये डिफरेंशिएशन में ये जो वर्ड लिखते हो, इसका नाम है करली, करली, करली बाय करली एक्स। उसमें डी बाय डी एक्स बोलते थे, इसमें करली बाय करली एक्स। फिर जे कैप करली बाय करली वाई, फिर के कैप करली बाय करली जेड। ये तुम्हारे पास डेल ऑपरेटर की वैल्यू होती है। अब जैसे मैं तुम्हें बताता हूं कि इसका मीनिंग क्या है, देखो तुमने अभी लिखा एफ वेक्टर इज माइनस ऑफ डेल यू, तूने अभी लिखा ये वर्डिंग, एफ वेक्टर इज माइनस ऑफ डेल यू, ये तूने अभी लिखा, ठीक है। और अगर तुम उसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो इसका वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, और एफ जेड के कैप, और एफ जेड के कैप। ओके, और ये जो तुम्हारे पास आया इधर, तुमने इसको क्या लिखा, आई कैप करली बाय करली एक्स, जे कैप करली बाय करली वाई, के कैप करली बाय करली जेड, और यू। या ऐसे लिख दोगे विद अ नेगेटिव साइन बेटा, या ऐसे लिख दोगे माइनस करली यू बाय करली एक्स आई कैप माइनस, बच्चों क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट, करली यू बाय करली वाई जे कैप माइनस करली बाय करली जेड ऑफ यू और के कैप। बच्चों ये बताना जरूरी है बेटा, ये एफ एक्स आई, एफ वाई जे और एफ जेड के। मतलब कहने का कि यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, मैं तुम्हें दोबारा रिपीट करा रहा हूँ, ठीक है। एफ एक्स को इसके साथ इक्वेट कर दो नेगेटिव साइड इंक्लूड करके, और एफ वाई को ऐसे इक्वेट कर दो, ये जे कैप है, ये तुम्हारे पास एफ वाई आ जाएगा, और ये एफ जेड के कैप है, तुम इसको इसके साथ नेगेटिव के साथ इक्वेट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे अगर एक ही एक्सिस दिया गया तो एक ही लिखेंगे, दो दिए गए तो दो लिखेंगे, तीन दिए तो तीन लिखेंगे, क्या दिक्कत है। और एक्सिस हमारे पास तीन ही होते हैं। बच्चों क्लियर हो गया ये पॉइंट। मैं फिर से तुम्हें थोड़ा सा ओवरव्यू बता रहा हूं। हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। पर अगर स्केलर के ऊपर तुम कोई नेबुला ऑपरेटर लगा दोगे तो वो तुम्हें एक वेक्टर क्वांटिटी देगा, ये लॉजिक है। और ये नेबुला ऑपरेटर की वैल्यू होती है बेटा, जैसे 3 + 2 5 होता है, प्लस का मतलब इन दोनों को ऐड करना होता है, वैसे नेबुला ऑपरेटर का मतलब होता है इसकी वैल्यू, वो डिफरेंशिएशन की फॉर्म में आती है। आई कैप करली बाय करली एक्स, जे कैप करली बाय करली वाई, ए कैप करली बाय करली जेड, ठीक है, ये वैल्यू आती है। और इसमें हम लोग इसमें क्या देख पा रहे हैं पॉइंट्स में, वो ये है कि
ये आ गया और ये वेक्टर आ गया, ठीक है। ठीक है, अब देखिए मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ इसका मीनिंग क्या होता है। सुनो बच्चों, बच्चों जैसे तुम लिखते थे ना डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, ठीक है, तो तुम इसको लिखते थे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अच्छा एक मिनट रुको, इन दोनों में मैं डिफरेंस थोड़ा सा बता देता हूँ, डिटेल ज्यादा नहीं करनी है। डिफरेंशिएशन होती है बस, पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका नाम आ जाता है। मैं कुछ तुम्हें चीजें बता देता हूँ, तुम्हें क्लियर हो जाएंगे। सुनो बच्चों, तुम पहले करते थे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू या एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन, ये लिखते थे तुम पावर आगे एक्स की पावर एन माइनस वन। और अगर तुम इसको डी वाई डी एक्स ऑफ वाई की पावर एन लिखते हो तो उसको क्या लिखोगे, पावर आगे y की पावर, या u लिख दो यार, तुमने u पढ़ा हुआ है, u की पावर n माइनस वन इंटू डी यू बाई डी एक्स। भाई ये डिफरेंशिएशन होती थी। अब देखो यहाँ पे तुम लिखोगे करली बाय करली एक्स ऑफ x की पावर n, तो बेटा इसका आंसर तो यही आएगा n x की पावर n माइनस वन, यही आंसर आएगा। अब मैं छोटा सा पॉइंट तुम्हें शेयर करता हूँ, इसकी एक कंडीशन होती है बेटा, क्योंकि इसमें जो तुम जो लोग लिख रहे हो एक्स वाई जेड, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ये क्या है बेटे, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। इस वजह से तुम अगर करली एक्स बाय करली वाई लिखोगे, या करली वाई बाय करली जेड लिखोगे, या करली जेड बाय करली एक्स, या कुछ भी लिखोगे, वो हमेशा जीरो रहेगा। मतलब मैं सिंपल समझाता हूं, अगर तुमने लिख दिया करली बाय करली एक्स ऑफ y की पावर n, पावर आगे y की पावर n माइनस वन और करली y बाय करली x, तो करली x बाय करली y हो या करली y बाय करली x हो, वो जीरो ही होता है, इस वजह से वो जीरो आ जाएगा। अब मैं तुम्हें एक और बताता हूँ बड़ा अच्छा पॉइंट। देख, अगर तुमने बोल दिया, जैसे मैं तुम्हें बोलता हूं कि तुम्हारे पास कोई वैल्यू है u इज लाइक एक्स वाई, u इज लाइक बेटा एक्स वाई, तो तुम्हें बोला गया फाइंड डेल या कुछ भी, ठीक है, मैं चलो सॉल्व करके देता हूं। तो तुम लिखोगे एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ नेबुला ऑपरेटर यू, और माइनस बाहर लिख दो, नेबुला ऑपरेटर की वैल्यू लिखो आई कैप करली बाय करली एक्स प्लस जे कैप करली बाय करली वाई, बाहर लिख दो u, और u का वैल्यू तुम्हें दे रखा है एक्स वाई, ये एक्स वाई तुम ब्रैकेट के बाहर लिख दो। अब इसका आंसर कैसे लिखोगे बेटा, माइनस आई कैप करली बाय करली एक्स ऑफ एक्स वाई बेटा प्लस जे कैप करली बाय करली वाई ऑफ एक्स वाई, जैसे ऊपर लिखा था ना, ऊपर बाहर u लिखा था, बाद में u जो था वो इन सभी के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया था। इधर मल्टीप्लाई करने का मतलब डिफरेंशिएशन जैसा लिख दिया था। तो देखो बच्चों क्या करना है, आई कैप माइनस आई कैप करली बाय करली एक्स आएगा तो y को कांस्टेंट मान लोगे, तो जब y कांस्टेंट आएगा बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, करली बाय करली एक्स ऑफ एक्स माइनस जे कैप, अब y के साथ डिफरेंशिएशन है तो x को कांस्टेंट मान लोगे, करली बाय करली वाई ऑफ y, तो बेटे ये वैल्यू 1 होती है, ये वैल्यू भी 1 होती है, इस वजह से फाइनल आंसर आ गया माइनस वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप। तुम्हें पता है ना बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1 नहीं होता है, तो वैसे ही जगह अगर तुम करली बाय करली एक्स ऑफ एक्स लिख रहे हो तो क्या आएगा, 1 आएगा। बच्चों ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? बच्चों अगर नहीं पता लगा कोई पॉइंट तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, नो प्रॉब्लम विद दैट, यू कैन आस्क
यू कैन आस्क मी डायरेक्टली सर ये वाला पॉइंट नहीं समझ लगा। मैंने तुम्हें ये बोल दिया कि ये है डिफरेंशिएशन ही, पर ये डिफरेंशिएशन कुछ खास है, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में बात हो रही है। तो जब तुम एक्स की डिफरेंशिएशन करोगे वाई के हिसाब से, या वाई की डिफरेंशिएशन करोगे एक्स के हिसाब से, या जेड की डिफरेंशिएशन एक्स या वाई के हिसाब से, वो हमेशा जीरो रहेगी। जैसे यहाँ पे तुम्हें यू दिया गया एक्स वाई मल्टीप्लाई वाला, तो जब तुम एक्स के साथ डिफरेंशिएशन करोगे तो वाई को कांस्टेंट मानोगे, जब वाई के साथ डिफरेंशिएशन करोगे तो तुम एक्स के साथ उसको कांस्टेंट मानोगे, बस कहानी खत्म। मैं तुम्हें एक होमवर्क देता हूं, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फाइंड एफ। बेटा u याद रखना ये इकट्ठा है, कई बार कई बच्चे स्मार्ट होते हैं, उनका लिखने का मन नहीं होता, करली बाय करली एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बोलते हैं, सर एक्स स्क्वायर एक्स लिख दिया। बेटा फंक्शन को पूरा लिखो अच्छे से, तब समझ पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। इसको ट्राई करना एक बार। यहां तक बेटा कोई डाउट किसी को तो बता सकते हो। बच्चों यहां तक कोई डाउट? कौन सा बेटा? बेटा मैंने इसमें ये बताया, मैंने तुम्हें ये बताया सभी को, वर्क डन फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स माइनस ऑफ डेल्टा यू होता है। अगर हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल का मतलब समझते हो, स्मॉल फॉर्म में करें तो WC का वर्क डन का नाम तुम लिख दोगे FC डॉट dr विच इज नथिंग माइनस ऑफ du, और थोड़ा सा और एलैबोरेट करके लिखोगे एक तरह से FC का वैल्यू माइनस du बाय dr आएगा। दिस इज कॉल्ड एज द नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट which is equal to the conservative force. So conservative force is equal to negative of the potential energy gradient. क्लियर हो गया? अब इस चीज को हम फिजिक्स में हमारे पास 3 डायमेंशंस होती हैं, कैसे लिखते हैं? तो इसको फिजिक्स में लिखा जाता है FC वेक्टर फॉर्म में, और माइनस के साथ नेबुला ऑपरेटर के साथ U लिख दिया जाता है। नेबुला ऑपरेटर के साथ U लिख दिया जाता है। अब इसका नाम मतलब डेल ऑपरेटर, नेबुला साइन है, नेबुला साइन है, और ये इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर। अगर तुम इसके रिसर्च में जाओगे तो कुछ नहीं समझ लगेगा सिवाय हंसने के। बताता हूं क्यों। प्लस का साइन ऐसा क्यों है? हंसने का फायदा ही नहीं है कोई, हमें आगे बढ़ना है। नेबुला ऑपरेटर कुछ होता क्या है, ये बात जरूरी है। स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर होती हैं। जब स्केलर के ऊपर तुम नेबुला ऑपरेटर लगाते हो तो वो तुम्हें एक वेक्टर क्वांटिटी देता है, बस यही फंक्शन है इसका। अब तुमने बोला नेबुला ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, जैसे 3 + 2 5 सॉल्व करने का कुछ मेथड होता है, तो ये ड्रॉ किया 1 2 3 4 5 आंसर आया। वैसे नेबुला ऑपरेटर को सॉल्व करने का मेथड होता है I एक्सिस के अलोंग, Y एक्सिस के अलोंग और Z एक्सिस के अलोंग। ये नेबुला ऑपरेटर की वैल्यू होती है। तुम्हें इस चीज में ये बताया गया करली y बाय करली x हो, करली x बाय करली z हो, करली z बाय करली y हो। करली का मतलब डिफरेंशिएशन ही है, और ये हमेशा 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि x, y एंड z दे आर mutually perpendicular and independent to each other, और ये इंडिपेंडेंट। क्लियर हो गया? यस सर। सो ये नेबुला ऑपरेटर आ गया, और तुम्हें मैंने ये चीजें बताई थी, इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है।
ठीक है बच्चों, कोई डाउट और क्वेरी है तो बता सकते हैं।